हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं द टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए, फाइनेंशियल मार्केट से हर साल आपको क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम 2 सवाल तो इस टॉपिक से आते ही है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द डेफिनेशन, थ्योरी या फिर कंसेप्ट एस्पेक्ट के ऊपर। और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है दैट मोस्टली डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल मार्केट, कि आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट। तो इस तरह से यहाँ पर 2 सवाल तो कंफर्म है कि इस टॉपिक से इस तरह के 2 सवाल आएंगे ही। तो चलिए इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसी के साथ हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की एडिशन भी करेंगे और जो भी स्टैटिक बैकग्राउंड है इन करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से हम उसे भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। अब मैं आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछते चलूंगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब जैसे हम फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ने वाले हैं, तो आपने स्टॉक मार्केट का नाम भी सुना होगा और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते होंगे। अब आपको एक चीज का आंसर करना है पहले, कि स्टॉक मार्केट इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट आखिर होता क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक सिस्टम होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स ट्रेड करते हैं फॉर फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल मार्केट इज अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड फॉर फाइनेंशियल असेट। और फाइनेंशियल असेट क्या होते हैं? फाइनेंशियल असेट आर लाइक स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी और डेरिवेटिव्स। जहां पर स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी और डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होगी, बाइंग और सेलिंग होगी, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे। अब ये फाइनेंशियल मार्केट वर्क किस तरह से करता है? देखिए, सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत किसे होती है? बिजनेस फर्म को। अब पैसे होते किसके पास है? हाउस होल्ड के पास, क्योंकि ये मनी अर्न करते हैं और सर्टन पोर्शन सेव करते हैं कंजम्पशन के बाद। तो ये सेविंग्स एक तो बैंक्स में रखते हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। अब बैंक्स में से रिटर्न काफी कम आता है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट से रिटर्न ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अब बिजनेस फर्म को चाहिए पैसे, तो वो पैसे बोरो करने के लिए क्या करेगा? एक तो बैंक के पास जाएगा या फिर फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा। अब ये जब फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करने जाएगा तो इसको सर्टेन कोलेटरल रखना पड़ेगा। ओके, अभी के लिए आप ये समझिए कि बैंक के पास जैसे कोलेटरल रखते हैं बिजनेस फर्म, तो वैसे फाइनेंशियल मार्केट में भी कोलेटरल रखेगी। तो ये कोलेटरल किस तरह से रखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी और फिर डेरिवेटिव्स। स्टॉक के जैसे आप सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट में ये शेयर मीन्स न्यू आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है? फंडिंग चाहिए होता है। इसलिए वो वहां पर स्टॉक को, उनके शेयर्स को वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है? वो पैसे मार्केट से उठा सके। तो इस तरह से देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में शेयर्स को इशू करके बिजनेस फर्म यहाँ पर पैसे उठाते हैं, पैसे बोरो करके। अब जब ये बोरो करते हैं, अच्छा बिजनेस इनका चलने लगता है, तो ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब सर्टन पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट दे अगेन फॉरवर्ड या फिर ये शेयर करते हैं टू द हाउस होल्ड और द इन्वेस्टर और द शेयर होल्डर्स हु परचेस देयर शेयर। अब बिजनेस फर्म का प्रॉफिट हो गया, जिसके कारण क्या हो गया? उन्होंने मनी यहाँ पर शेयर किया विद द हाउस होल्ड हु हैज इन्वेस्टेड इन देयर कंपनी और द बिजनेस। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। सो द प्रॉफिट शेयरिंग इज कॉल्ड एज डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब ये कैश के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, कैश डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट, या एडिशनल शेयर्स भी यहाँ पर इशू किए जा सकते हैं इन द नेम ऑफ द शेयर होल्डर। तो इस तरह से देखिए, डिविडेंड यहाँ पर शेयर किया जाता है। डिविडेंड क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। अब इसके अलावा आप जब शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, अगर आपने शेयर्स को 12 मंथ या फिर उससे कम पीरियड के लिए होल्ड करके रखा और बेचा, देन इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 12 मंथ्स के बियॉन्ड आपने होल्डिंग रखी और उसके बाद बेचा, देन इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन्स होता क्या है? इट इज द प्रॉफिट मेड व्हाइल सेलिंग ऑफ असेट, दैट इज स्टॉक और बॉन्ड, एट द प्राइस हायर देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या? कि अगर आपने जिस प्राइस पे खरीदा है उससे हायर प्राइस पर अगर आपने सेल किया विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, देन इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आफ्टर 12 मंथ्स या फिर एक 1 ईयर के पीरियड के बाद अगर आपने सेल किया, देन इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस तरह से देखिए, कैपिटल गेन्स को हम क्लासिफाई करते हैं। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज द मार्केट वेयर ट्रांजैक्शन आर लेस देन
1 ईयर, मतलब 1 ईयर से कम ट्रांजैक्शन हो गई तो उसे हम मनी मार्केट कहेंगे। यहाँ पर देखिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं, और जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन होते हैं इनका सोर्सिंग किस तरह से होता है, फॉर द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, मतलब डे टू डे ऑपरेशन, जो डे टू डे कॉस्टिंग रहेगी उसके लिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल मनी मार्केट को प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर देखिए मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अब कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, प्राइम रेगुलेटर इज सेबी ऑफ द कैपिटल मार्केट। और ये प्रमोट किसको करता है, कैपिटल फॉर्मेशन को। जैसे अभी मेरा खुद का बिजनेस सेटअप है, अब मुझे और यहाँ पर बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल मार्केट से फंडिंग उठाऊंगा। जिससे क्या होगा, मेरे पास पैसे तो है लेकिन मैं और पैसे यहाँ पर करूंगा, जिससे मैं कैपिटल फॉर्मेशन वाली चीजें खरीदूंगा। जैसे मैं यहाँ पर इस नए आईपैड को खरीदूंगा या फिर नया कैमरा खरीदूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा मनी मल्टीप्लाई होता जाएगा। इस तरह के मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कैपिटल मार्केट में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन का यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर यूज होता है ऑफ द कैपिटल मार्केट। ओके, कैपिटल मार्केट में मोस्ट ऑफ द केसेस में कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट किया जाता है। इट डील्स विद बॉन्ड एंड इक्विटी बोथ। और उसके अलावा देखिए, ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन पार्टिसिपेट इन द कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट की जब हम बात करेंगे तो मनी मार्केट में देखिए इट इज प्राइमरीली कन्फाइंड टू बैंक ओनली। और कैपिटल मार्केट में सारे फाइनेंशियल मार्केट यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक डिफरेंस हमने जान लिया बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आपको एक आंसर देना है कि जब हम बॉन्ड या फिर स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो ये बॉन्ड और स्टॉक एक तो आईपीओ में इशू किए जाते हैं या फिर एफपीओ में। तो आप इनके फुल फॉर्म को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एंड इट कम्स अंडर द मनी मार्केट। ओके, हम सबसे पहले अभी मनी मार्केट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है, इट फैसिलिटेट द सेल एंड परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। It act as a secondary market for this short-term instrument and it was established in 1988. So इस तरह से डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एक्ट एज अ सेकेंडरी मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। अब इसके अलावा हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें सबसे पहले हम कमर्शियल पेपर्स को देखेंगे। तो कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, दीज आर द अनसिक्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशन। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लार्ज कॉर्पोरेशन हुज मीन्स हुज क्रेडिट वर्थिनेस और हुज रेपुटेशन इज गुड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सो वही यहाँ पर कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। और जिनकी नेटवर्थ मोर देन 4 करोड़ रहेगी, वही कंपनीज यहाँ पर कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकती है। अब ये कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब क्या, दीज आर नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेटरल। और इसे इशू क्यों किया जाता है, जैसे देखिए इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट होगा, अगर किसी कंपनी को पेरोल यहाँ पर करना है या फिर इन्वेंटरी परचेस करनी है, तो उस केस में कमर्शियल पेपर्स को वो यहाँ पर क्या करेंगे, इशू करेंगे। एंड इट इज इशूड फॉर द टेन्योर ऑफ 7 मंथ टू लेस देन 1 ईयर। ओके, 7 मंथ टू 1 ईयर के टेन्योर पर इसे इशू किया जाता है। एंड इट इज इशूड एट अ डिस्काउंटेड, इट इज इशूड एज एट अ डिस्काउंटेड रेट। ओके, सो इट इज इशूड एट अ डिस्काउंटेड रेट, ये आपको ध्यान में रखना है। और मिनिमम देखिए आप 5 lakhs का कमर्शियल पेपर यहाँ पर इशू कर सकते हैं, मतलब 5 lakhs के ऊपर ही आपको कमर्शियल पेपर्स को इशू करना पड़ेगा। अब इसके अलावा आप नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज द प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, देखिए प्रोमिसरी नोट, इसके नाम में ही आपको मीनिंग समझ में आता होगा कि किसी ने प्रॉमिस किया होगा कि एट अ सर्टेन प्राइस या फिर सर्टेन डेट मैं आपको जो पैसे मैंने उधार लिए हैं वो रिटर्न करूंगा। सो क्या होता है ये, इट इज अ लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर द इशूरर्स, मतलब क्या कि जिसने इशू किया है वो यहाँ पर रिटर्न प्रॉमिस करता है। ओके, so it is a legal financial instrument where the issuers make a written promise to pay specific sum of money to another party, either on the demanded date or at the future set date. Okay, मतलब कोई फ्यूचर की डेट यहाँ पर सेट की गई होगी, तभी इस प्रोमिसरी नोट को मीन्स इशू किया जाता है ऑन द फ्यूचर डेट। और जो डिमांड किया होगा, जिस डेट को डिमांड किया होगा कि इस तारीख को मेरे को पैसा चाहिए, तो उस तारीख के हिसाब से भी इस प्रोमिसरी नोट को यहाँ पर इशू किया जा सकता है। एंड इट इंक्लूड्स लाइक, ये इंक्लूड क्या क्या करते हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, जो मैच्योरिटी डेट होती है वो, और पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो रीपेमेंट के टर्म्स होते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं इन द प्रोमिसरी नोट। एंड दीज नोट्स आर कैन ऑल्सो बी सोल्ड टू थर्ड पार्टी ऑल्सो। ओके, जैसे यहाँ पर मैं और आपने मुझे प्रोमिसरी नोट इशू किया है,
तो मैं इसे थर्ड पार्टी को भी यहाँ पर बेच सकता हूँ। तो इस तरह से देखिए ये थर्ड पार्टी को भी बेचे जा सकते हैं, दैट इज द प्रोमिसरी नोट। सो इस तरह से ये प्रोमिसरी नोट्स होते हैं एंड दीज आर ऑल्सो द अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट एंड कॉर्पोरेट कैन बोरो इट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर कॉर्पोरेट ही इशू कर सकते हैं हुज क्रेडिट वर्दीनेस इज देयर एंड ऑल्सो हुज नेटवर्थ इज मोर देन 4 करोड़। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट भी इसे इशू कर सकते हैं और इंडिविजुअल्स भी इसे इशू कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोमिसरी नोट्स यहाँ पर काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज कमर्शियल बिल्स। इट हेल्प्स द कंपनी टू गेट एडवांस पेमेंट फ्रॉम द इनवॉइस ऑफ द बैंक। मतलब यहाँ पर देखिए जो इनवॉइस प्रोवाइड किया जाता है टू द बैंक, उसके बदले में यहाँ पर पैसे मिलते हैं। अब कमर्शियल बिल वर्क किस तरह से करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कमर्शियल पेपर्स और कमर्शियल बिल्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो चलिए समझते हैं कि कमर्शियल बिल वर्क किस तरह से करता है। जैसे देखिए ए कंपनी है और बी कंपनी है। ये बी कंपनी ने क्या किया, ए कंपनी से यहाँ पर सर्टन गुड्स परचेस किए। अब इस परचेस के बदले में बी कंपनी वाला क्या कहेगा कि इसकी पेमेंट मैं 3 महीने के बाद करूंगा, तो आपको यहाँ पर 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। लेकिन ए कंपनी के पास से गुड्स तो खत्म हो गए, उनको उनके स्टॉक को रिफिल करना है। ओके, उनको उनके गुड्स को रिफिल करना है, तो उसके लिए ए कंपनी वालों को क्या लगेगा, पैसा। अब ये क्या करेंगे, ये जो ये परचेस और सेल हुआ है इन गुड्स का, इसकी इनवॉइस निकालेंगे और इसकी इनवॉइस पर कहेंगे कि बी कंपनी वाले हमें 3 महीने के बाद यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं, और बी कंपनी वालों से साइन ले लेंगे। अब ये जब साइन ले लेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज कमर्शियल बिल, और ये कमर्शियल बिल को लेकर वो बैंक के पास जाएंगे और बताएंगे ये देखिए ये इनवॉइस है और ये जो बी कंपनी वाले हैं ये हमें 3 महीने के बाद पेमेंट करने वाले हैं, लेकिन मुझे मेरा स्टॉक रिफिल करना है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। अब 1 लाख रुपए का अगर कमर्शियल बिल इशू हो चुका है, तो उसके बदले में बैंक क्या करेगा, डिस्काउंटेड पर्पज से यहाँ पर 98,000 रुपीज कंपनी ए को दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंटेड रेट पर इनवॉइस के बैकिंग पे यहाँ पर कंपनी ए को पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनवॉइस के बेसिस पर यहाँ पर पैसे हम बैंक से निकाल पा रहे हैं। सो इस तरह से हम इस कमर्शियल बिल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर एडवांस पेमेंट पर्पस। अब ये जो कमर्शियल पेपर था ये अनसिक्योर्ड था, लेकिन ये जो कमर्शियल बिल है ये क्या है, सिक्योर्ड है। क्यों, बिकॉज सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स हैज हैपन इन दिस कमर्शियल बिल, और यहाँ पर इनवॉइस भी है जो ये प्रूव करता है कि यहाँ पर सेल एंड परचेस हुआ है गुड्स का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था क्या, नहीं था। यहाँ पर सिंपली कंपनी बोरो कर रही थी एंड इट वॉज एंड देखिए ये पूरा क्रेडिट बेसिस पर था। जो क्रेडिट वर्थ होगी आपकी, उसके बेसिस पर यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा इन द कमर्शियल पेपर। लेकिन कमर्शियल बिल में लोन किस बेसिस पर प्रोवाइड किया जा रहा है, इन द ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पर बैकिंग है, बैकिंग ऑफ एसेट है, इसलिए ये सिक्योर्ड है। यहाँ पर कोई बैकिंग नहीं है, यहाँ पर वर्थ क्या है आपकी क्रेडिट की, उस बेसिस पर यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है इन द कमर्शियल पेपर। सो इसलिए ये अनसिक्योर्ड है। ओके, आई होप आपको कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल्स में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। अब देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर सकते हैं, लेकिन ये किस तरह से इसे इश्यू कर सकते हैं, देखिए अगर उन्हें लेंड करना होगा और उनके पास से पैसे खत्म हो गए होंगे, तो उस कंडीशन में वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं। और इसे बाय कौन करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स और कंपनीज। सो ये इन्हें बाय करेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट की तरह यहाँ पर चीजें होती है। सर्टन पीरियड के लिए यहाँ पर जैसे वन ईयर के अंदर जो भी पीरियड मेंशन किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोरो किया जाएगा। अब अगर आपने जो पैसे लेंड किए हैं, जैसे जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हमने फिक्स डिपॉजिट में जो पैसे इन्वेस्ट किए वो कैसे सर्टन टाइम पीरियड तक यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं। अगर अपने हमने यहाँ पर वहाँ पर छेड़छाड़ की, या फिर एफडी में से पैसे विड्रॉ करने की कोशिश की, तो यहाँ पर हमें लगती है पेनल्टी। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अगर आपने विड्रॉ करने की कोशिश की बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, देन यहाँ पर पेनल्टी भी यहाँ पर इम्पोज होती है। तो इस तरह से देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वर्क एज अ टाइम डिपॉजिट, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर लेंडिंग पर्पस। ओके, लेंडिंग पर्पस के लिए अगर फंड खत्म हो गए बैंक के पास से, तो वो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट को यहाँ पर इशू करेगा। ओके, और मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, 1 लाख। आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपीज चाहिए आपके पास। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज अबाउट कॉल मनी एंड नोटिस मनी। देखिए कॉल मनी और नोटिस मनी दोनों यहाँ पर शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। और देखिए जो कॉल मनी होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरनाइट फैसिलिटी, मतलब ओवरनाइट बेसिस के लिए यहाँ पर इसे बोरो किया जाता है विदाउट एनी कोलेटरल, एंड इट इज प्राइमरीली यूज बाय बैंक टू मैनेज द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। जैसे देखिए CRR, SLR,
अगर ये रिक्वायरमेंट आपकी मीट नहीं हो पा रही है, देन यू कैन बोरो अंडर दिस कॉल मनी फैसिलिटी, जहाँ पर आपको ओवरनाइट बेसिस के ऊपर आपको विदाउट कोलेटरल यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये नोटिस मनी जो होता है, इसका टाइम पीरियड होता है फ्रॉम 2 to 14 डेज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज अबाउट ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स को कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ओके, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को यहाँ पर इशू करती है। देखिए, इस तरह से कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इशू द ट्रेजरी बिल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को इशू कर सकती है, लेकिन ट्रेजरी बिल्स जो होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इनकी मैच्योरिटी किस तरह से होती है? 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। अब इसका फीचर इस तरह से होता है कि इट एक्ट एज अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या? दे हैव टू पे नो इंटरेस्ट बट इशूड एट अ डिस्काउंट रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए का अगर ये कमर्शियल बिल इशू किया गया होगा, तो जो बैंक्स है वो मनी कितना प्रोवाइड करती है? 98,000। और जब ये वापस रिटर्न करेगा 98,000, तो इसे कितने का बिल मिलेगा वापस? 1 लाख का। ये 1 लाख का बिल ये क्या करेगा? और जो बी पर्सन था उसे दे देगा, और ये बी पर्सन इसे 1 लाख रुपीज प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। मतलब ट्रेजरी बिल्स के लिए, ट्रेजरी बिल्स आपको परचेस करना है, 1 लाख रुपीज का ट्रेजरी बिल है, तो आपको 90,000 यहाँ पर पे करना पड़ेगा टू बाय दिस ट्रेजरी बिल। और जब आप इसकी मैच्योरिटी के बाद इसे बेचने जाओगे, देन यू विल गेट 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से देखिए, डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इसे बाय करते हो और सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होता है जिस प्राइस पे आप बाय करते हो उससे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम इसे जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। ओके, इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ द फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू से डिस्काउंटेड रेट पर इन्हें इशू किया जाता है। जैसे 1 लाख रुपए वैल्यू रहेगी, तो 90,000 में आप इसे परचेस कर सकते हो। सो इस तरह से देखिए ये ट्रेजरी बिल्स वर्क करते हैं। अब हम रीपर्चेस एग्रीमेंट जो रेपो होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो ये सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। ओके, ये सिक्योर्ड बोरोइंग फैसिलिटी होती है। तो इसका सेलिंग मैकेनिज्म किस तरह से होता है कि सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद अ प्रॉमिस टू बाय बैक एट अ हायर प्राइस एट अ फिक्स डेट एंड टाइम। और ये प्राइमरीली यूज किससे किया जाता है? जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, ये यूज करते हैं इसे फॉर टू बोरो फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। ओके, और इसी तरह देखिए सेंट्रल बैंक भी इसे यूज करता है टू लेंड फंड टू द कमर्शियल बैंक ऑल्सो। ओके, तो इस तरह से जब जो ये रेपो रेट होता है ये बढ़ जाता है, तो मनी सप्लाई यहाँ पर क्या होता है? कम होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट इस रेपो रेट के कारण बढ़ जाता है। तो बैंक्स को पैसे ज्यादा देना पड़ता है, बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, तो लेंडिंग फैसिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब लेंडिंग फैसिलिटी कम होगी, मतलब बैंक के पास से पैसा बाहर कम जाएगा। अब बैंक के पास से पैसा बाहर कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई विल डिक्रीज इन द इकोनॉमी। इस तरह से देखिए, रीपर्चेस एग्रीमेंट जो रेपो रेट होता है वो बढ़ गया तो क्या होता है? मनी सप्लाई डिक्रीज होता है, और घट गया तो क्या होता है? मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल मनी रेट क्या होता है। इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच मनी इज बोरोड ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी कंडीशन। आरबीआई रेगुलेट द कॉल मनी मार्केट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई इस कॉल मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। अब ये इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है डे टू डे लेंडिंग को, जहाँ पर बैंक्स के बीच में ही बोरोइंग होती है। देखिए, ये कॉल मनी हम बोरो क्यों करते हैं? फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरआर, एसएलआर। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 to 14 डेज में यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, और इंटरेस्ट यहाँ पर जो चार्ज किया जाता है उसे हम कॉल मनी रेट कहते हैं। ओके, सो इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट डील्स विद द कॉल मनी रेट। कॉल मनी रेट होता क्या है? इट इज द इंटरेस्ट रेट विच इज चार्ज ऑन द कॉल मनी। सो इस तरह से ये कॉल मनी रेट होता है। एंड द कॉल मनी रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मतलब अगर डिमांड ज्यादा रहा तो क्या होगा? इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, और अगर डिमांड कम रही तो इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इस तरह से देखिए, मार्केट फोर्सेस जो डिमांड और सप्लाई होती है उनके बेसिस पर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, जो कॉल मनी रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, ये डिटरमाइन किया जाता है। तो इस तरह से इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट यहाँ पर वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे that is regarding the National Stock Exchange. So National Stock Exchange is an digital platform for buyers and sellers for the financial transaction, for the trading of financial instrument like stock, bond and currency. स्टॉक, बॉन्ड और करेंसी के ट्रेड के लिए हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर यूज करते हैं। अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किन सेगमेंट्स में डील करता है? लाइक डेरिवेटिव्स, डेट, करेंसी एंड इक्विटी। डेरिवेटिव्स, डेट,
करेंसी एंड इक्विटी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर ट्रेड करता है। इसके अलावा देखिए फीचर्स क्या है हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, दैट इट इज फुल्ली ऑटोमेटेड। और जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, इट इज द फ्लैगशिप इंडेक्स ऑफ दिस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 में 50 लार्जेस्ट कंपनी है हमारी इंडिया की विच इज हैविंग मोस्ट लिक्विडिटी। सो दीज कंपनीज आर लिस्टेड इन निफ्टी 50, इट इज द फ्लैगशिप इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका यूज भी काफी ज्यादा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर नेशन वाइड इसका यूज हमें देखने को मिलता है। अगर समझ लीजिए यूपी के कोई छोटे से विलेज से किसी को ट्रेड करना होगा निफ्टी 50 सॉरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, देन ही कैन इजीली डू ट्रेड्स थ्रू डीमैट अकाउंट। ओके, अगर आपका डीमैट अकाउंट है देन यू कैन इजीली ट्रेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको एक चीज बतानी है, दैट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है लोकेटेड है। ओके, तो कहाँ पर लोकेटेड है हेडक्वार्टर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। अब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज डिफरेंट एंटिटी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज डिफरेंट एंटिटी। बहुत से लोगों को लगता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोथ आर सेम, बट दे आर नॉट, दे आर डिफरेंट एंटिटीज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1875 and it is Asia's oldest stock exchange market. Okay, so it is Asia's oldest stock exchange. अब देखिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म फॉर द कॉल मनी ट्रांजैक्शन। अब कॉल मनी ट्रांजैक्शन कहाँ पर होते हैं, कॉल मनी मार्केट में। अब कॉल मनी मार्केट में जो कॉल मनी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये किस तरह से होंगे, दीज आर लाइक बाइंग एंड सेलिंग एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि जो बाइंग और सेलिंग होगी या फिर जो ट्रेड होंगे इन दिस कॉल मनी मार्केट, दीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ऐसी बात नहीं है, सेबी के द्वारा इन्हें रेगुलेट नहीं किया जाता, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो कॉल मनी मार्केट है ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। ओनली बैंक्स कैन डू ट्रांजेक्शन in this call money market, and this call money transaction can be carried out only by banks only. सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम विच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। क्योंकि यूपीएससी का अगर आप माइंडसेट देखोगे तो इसी तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे यहाँ पर आरबीआई रेगुलेट करती है तो ऐसा दे देगा कि यहाँ पर सेबी रेगुलेट करता है। तो ऐसी बात नहीं है, सेबी नहीं करता है, आरबीआई कॉल मनी ट्रांजेक्शन, कॉल मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए हम देखते हैं कि एनएससी ने जो नए यहाँ पर बेंचमार्क इंट्रोड्यूस किए थे ऑन 15 जून 1998, विच वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस द लिबोर। लिबोर क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। अब लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को रिप्लेस किया था मिबोर और मिबिड ने। मिबोर क्या है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। यहाँ पर क्या होता है, it is used as a reference rate for money market instrument. It is the rate at which banks are willing to lend the money to another banks. Okay, banks किस रेट पर लेंड करेंगे टू अनदर बैंक्स, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। अब देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स के हमें मिबोर देखने को मिलते हैं, दैट इज 14 डे, 1 मंथ एंड 3 मंथ। अब इट इज डेवलप बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो इट वॉज अबाउट मिबोर। अब मिबोर जो होता है वो लेंडिंग पर्पस के रेट हमें बताता है। अब जो मिबिट है दैट इज मुंबई इंटरबैंक बिडिंग रेट। सो ये किसके लिए बताएगा, बोरोइंग। देखिए बिड एंड बोरोइंग, बी आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हो, बिड जहां पर आएगा वो बोरोइंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो फंड फ्रॉम अनदर बैंक। अब देखिए जनरली क्या देखा जाता है कि जो बैंक्स होते हैं वो बैंक्स क्या ट्राई करते हैं कि जो वो खुद बोरो करेंगे वो कम इंटरेस्ट रेट पर रहे, और जो वो लेंड करेंगे वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर रहे। क्यों, क्योंकि इसी से उनकी कमाई होती है, इसी से वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो इसलिए क्या होता है कि बैंक्स ऑलवेज प्रेफर लेंडिंग एट हायर रेट एंड बोरोइंग एट लोअर रेट, and it also determines the cost of bank and impact of deposit which are present in the bank, and it act as a benchmark for deposit rate and financial instrument. So इस तरह से देखिए मिबिड यहाँ पर यूज किया जाता है। मिबिड इज यूज फॉर बोरोइंग पर्पस और जो मिबोर है इट इज यूज फॉर लेंडिंग पर्पस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नया बेंचमार्क रेट इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर डेरिवेटिव्स, इट इज सॉर, दैट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट। सो ये क्या होता है, इट इज द new benchmark interest rate reflecting the cost of overnight borrowing in the money market, and it is administered by Financial Benchmark India Limited. अब यहाँ पर देखिए जो मिबोर था
इट वॉज अनसिक्योर्ड, लेकिन जो ये सौर है सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, इट इज सिक्योर्ड, इट इज फुल्ली कोलेटरलाइज बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स यहाँ पर एक कोलेटरल की तरह यूज किए जाएंगे, यहाँ पर फुल बैकिंग रहेंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ओके, अब ये जो सौर है इसे कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रिप्स। सो ये ट्रिप्स क्या है, ये जो ट्रिप्स है इसने सीबीएलओ दैट इज कोलेटरलाइज बोरोइंग और लेंडिंग ऑब्लिगेशन को रिप्लेस किया है। सो इट्स फुल फॉर्म इज ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम, जहाँ इट इज अ सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई इन 2018 टू कंप्लीटली रिप्लेस द सीबीएलओ। अब देखिए ये मैकेनिज्म किस तरह से यूज होता है, इट इज यूजिंग द थर्ड पार्टी टू मैनेज कोलेट्रल वैल्यूएशन एंड सेटलमेंट। देखिए थर्ड पार्टी के द्वारा यहाँ पर वैल्यूएशन निकाला जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है जो बैंक्स होते हैं उनके लोग यहाँ पर अच्छे से वैल्यूएट नहीं कर पा सकते, तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी को यहाँ पर यूज किया जाएगा फॉर मैनेजिंग कोलेट्रल वैल्यूएशन एंड सेटलमेंट, दैट हाउ इट शुड बी डन, सो इट विल ड्रास्टिकली लोअर द रिस्क ऑफ द बैंक्स। अब यहाँ पर देखिए इमीडिएटरी कौन रहेगी, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर कोलेट्रल इट इज फुल्ली बैक बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब पार्टिसिपेंट कौन कौन होंगे यहाँ पर, लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ओके, और रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इनका रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। सो दिस वाज अबाउट मनी मार्केट। सो मनी मार्केट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज मनी मार्केट। अब मोस्टली हम ट्राई यही करेंगे कि मनी मार्केट के जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम फटाफट कवर कर ले, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वही हमारे लिए यहाँ पर कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए मनी मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता है इन इक्विटी एंड डेप्थ। जो आप प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट देखते हो, इट इज प्रेजेंट इन इक्विटी। जैसे प्राइमरी मार्केट में आपको आईपीओ, एफपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो सेकेंडरी मार्केट होता है यहाँ पर ट्रेडिंग होती है इन एक्सचेंज लाइक बीएसई और एनएसई। ओके, सो कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट आर इज द मार्केट वेयर ट्रांजैक्शन आर मीडियम और लॉन्ग टर्म, दैट इज फ्रॉम 1 ईयर टू 1 ईयर अबव, मतलब 1 ईयर से ज्यादा अगर आपका ट्रांजैक्शन हो गए, आपकी होल्डिंग होंगी इन द शेयर मार्केट और द इक्विटी और डेट मार्केट, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर, मतलब आपकी इन्वेस्टिंग जो है वो कैपिटल मार्केट में है, इस तरह से कहा जाएगा। अब देखिए इक्विटी और डेप्थ क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। इक्विटी इज लाइक ओनरशिप, जैसे अगर आपने किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग लेनी और आपकी शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ ओनर ऑफ दैट कंपनी, दैट यू विल बी कॉल्ड एज अ ओनर ऑफ दैट कंपनी। आपके पास ज्यादा राइट्स रहेंगे वो कंपनी के, ओके, वो कंपनी के आपके पास सबसे ज्यादा राइट्स रहेंगे, बिकॉज यू आर होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज शेयर्स। और ये डेप्थ क्या होता है, डेप्थ इज लाइक अ लोन, कि आपको लोन दिया जाएगा, इट इज लाइक लेंडिंग टू समवन। अब देखिए इक्विटी में क्या होता है, जब आपके प्राइस बढ़ते हैं देन यू विल गेट प्रॉफिट, और जब घटते हैं देन यू विल सफर फ्रॉम लॉसेस ऑल्सो। अब जो डेप्थ होता है यहाँ पर देखिए ये लोन की तरह होता है, तो यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलते रहता है। अब यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा होता है इक्विटी में, और डेप्थ में देखिए रिस्क काफी लो होता है, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग डेप्थ इंस्ट्रूमेंट एज अ लोन, आपको लोन दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट रेट मेरे को मिलेगा, मतलब मिलेगा, ये फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पर जो रिस्क होता है वो रिस्क भी काफी कम होता है। लेकिन यहाँ पर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में देखिए आपको कोई वोटिंग राइट देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो इक्विटी है जहाँ पर आप शेयर होल्डिंग करोगे मोर देन 50%, तो आपको वोटिंग राइट भी देखने को मिलेगी, और जो 50% से ज्यादा आपके शेयर होल्डिंग रहेगी तब आप आपके डिसीजन यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए बोल सकते हो। यू कैन ऑर्डर एनी ऑफ द शेयर होल्डर्स और एनी ऑफ द कंपनी मेंबर्स टू डू एज द थिंग्स विच यू वांट। ओके, आपको जैसे चीजें चाहिए वैसे आप यहाँ पर करवा सकते हो व्हेन यू आर हैविंग मोर देन 50% शेयर होल्डिंग इन एनी कंपनी। सो इक्विटी में आपको शेयर जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो भी मिलते हैं, और देखिए जो रिटर्न्स मिलते हैं इक्विटी में वो वेरिएबल होते हैं, वो ऐसे फिक्स नहीं होते कि जैसे आपको 3% इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स मिलेंगे तो वो 3% ही मिलेंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, लॉस में भी जा सकता है और प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इक्विटी इज लाइक अ ओनरशिप, और जो डेप्थ होता है इट इज लाइक अ लोन, वी आर प्रोवाइडिंग लोन। सो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मतलब इंटरेस्ट रेट भी हमें ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन जो रिस्क होता है वो रिस्क कम रहेगा, कोई मैनेजमेंट के यहाँ पर राइट्स नहीं रहेंगे, और जो रिटर्न मिलता है हमें दिस रिटर्न इज फिक्स। वही हम इक्विटी की बात करेंगे तो हम ओनरशिप यहाँ पर गेन करने की कोशिश करेंगे,
उसके अलावा जब प्राइस बढ़ेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर गिरेंगे तो लॉस होगा। इसके अलावा जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा है, वोटिंग राइट्स हमारे पास होते हैं और रिटर्न्स भी यहाँ पर वेरिएबल मिलते हैं। अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और अगर कम प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो वो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह से देखिए डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द असेट। अब इसमें सबसे पहले है इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स आर नॉन रिडीमेबल एंड इट इज इशूड बाय द कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। ओके, सो इट इज इशूड बाय द कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें पब्लिक से जब फंड उठाना है तो ये इक्विटी शेयर्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? दीज आर द स्पेशल राइट्स गेट टू द शेयर होल्डर्स। जहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर कंपनी लॉस में गई तो सबसे पहले आपके पैसे लौटाए जाएंगे और अगर कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ तो आपको पैसे वहां पर सबसे पहले पहुंचाए जाएंगे। सो द प्रेफरेंस शेयर आर द स्पेशल राइट्स। ओके, यहाँ पर आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू बाय प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? दीज आर द शेयर्स इशूड टू द डायरेक्टर्स और द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन। मतलब देखिए अगर आप इस किसी कंपनी में काम करते होगे, जैसे आप अगर टाटा कंपनी है, टीसीएस में काम करते होगे तो टाटा आप क्रोमा या फिर टाटा की जो भी सब्सिडरी कंपनीज है उनमें अगर आप शॉपिंग करने जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है, आपको मीन्स कैसा नॉन कैश कंसिडरेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे मतलब यहाँ पर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज यू आर द एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो इसे हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? इट इज द राइट टू बाय मोर शेयर यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड रेट। मतलब आप ऑलरेडी यहाँ पर शेयर होल्डर होंगे, आप ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टर होंगे, तो आपके पास ये राइट होगा कि आप राइट इशू के अंदर और एक्स्ट्रा शेयर बाय कर सकते हो एट अ डिस्काउंटेड रेट। अब बोनस शेयर क्या है? बोनस आपको बोनस दिया जाएगा, मतलब रिवॉर्ड किया जाएगा। इट इज द रिवॉर्डेड शेयर प्रोवाइडेड टू द शेयर होल्डर्स फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग एज एन एडिशनल शेयर। ओके, सो आपको एडिशनल शेयर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ बोनस। सो दिस इज द बोनस शेयर। सो ये थे सारे इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेप्थ मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट सोवरेन डेप्थ। अब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट और सोवरेन डेप्ट में देखिए मनी इज बोरोड बाय द गवर्नमेंट टू टू फाइनेंस द पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को यहाँ पर फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर सोवरेन डेप्ट यहाँ पर इशू किया जाता है, जिसमें आपको डेटेड सिक्योरिटीज देखने को मिलेगी। दीज आर द की थ्रू विच गवर्नमेंट फाइनेंस देयर फिजिकल डिफिसिट। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो जाता है और जो एक्सपेंडिचर होता है वो बढ़ जाता है। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें डेटेड सिक्योरिटीज को यहाँ पर इशू करना पड़ता है और उससे वो पैसे बोरो करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। जैसे हमने ट्रेजरी बिल्स देखा था, सो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, दीज आर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट सोवेरन गोल्ड बॉन्ड। अब देखिए गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को सब्सटीट्यूट करने के लिए इन बॉन्ड्स को यहाँ पर इशू किया गया था बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए गोल्ड को जब हम फिजिकली बाय करेंगे देन क्या होगा, हम डिपेंड हो रहे हैं अदर कंट्रीज के ऊपर कि वहां से हम गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे। सो यही इंपोर्ट डिपेंडेंस को हटाने के लिए सोवेरन गोल्ड बॉन्ड को यहाँ पर इशू किया गया था। अब यहाँ पर जैसे जो 1 ग्राम सोने की वैल्यू रहेगी, 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू रहेगी, उसी अकॉर्डिंग ये बॉन्ड्स की भी वैल्यू रहेगी एंड इट इज इशूड बाय आरबीआई। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। जो इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में, उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का यहाँ पर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को यहाँ पर इशू किया था। अब इट इज अ बॉन्ड विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट टू हेल्प टू प्रोटेक्ट योर मनी बाय लूजिंग इट्स वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन के कारण जो वैल्यू गिरती है मनी की, उसे उससे आपको बचाने के लिए यहाँ पर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को यहाँ पर इशू किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग कॉर्पोरेट और म्यूनिसिपल डेप्ट। अब देखिए कॉर्पोरेट और म्यूनिसिपल डेप्ट ये सेम गवर्नमेंट और सोवरेन डेप्ट की तरह यहाँ पर यूज किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, डिबेंचर्स देखने को मिलेंगे एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, ओके, फॉर फंडिंग द ऑनगोइंग ऑपरेशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। और जो डिबेंचर्स होते हैं, दीज आर द अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। ओके, अनसिक्योर्ड बॉन्ड है ये, इसके साथ कोई कोलेट्रल नहीं होता है। ओके, सो दीज आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ओके,
और इसी के साथ देखिए जो इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर इशू करते हैं इन बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, दे आर नॉट कॉल्ड एज ओनर ऑफ द बॉन्ड, दे आर कॉल्ड एज क्रेडिटर और इन्वेस्टर ऑफ द बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पर ओनरशिप नहीं रहती है बॉन्ड की, यहाँ पर उन्हें एज अ इन्वेस्टर और क्रेडिटर कहा जाता है जो इस बॉन्ड को इशू करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। सो दीज आर इशूड बाय लोकल गवर्नमेंट टू फंड देयर डे टू डे ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द स्पेशलाइज बॉन्ड। अब ये स्पेशलाइज बॉन्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर स्पेशल पर्पजेस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, जो सस्टेनेबल गोल होते हैं उनके लिए भी फंड लगता है, तो उन्हें यहाँ पर फाइनेंस करने के लिए हम इन स्पेशलाइज बॉन्ड को यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज मसाला बॉन्ड। इट इज अ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड टू ओवरसी बायर्स लाइक बाय द इंडियन कॉर्पोरेट, मतलब जो इंडिया की कंपनी है वो ओवरसी बायर्स के लिए यहाँ पर इन मसाला बॉन्ड्स को रूपी डिनोमिनेशन में यहाँ पर इशू करती है। अब जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है यहाँ पर जो मतलब देखिए अभी अगर रुपये की वैल्यू गिर गई तो ये जो रिस्क होगा इट इज डिराइव्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब वो उसके भरोसे जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा इन मसाला बॉन्ड में, वो उनके भरोसे पर वो रिस्क चला जाएगा कि उनका रिस्क है ये पूरा, हमारा कुछ नहीं। ओके, सो इस तरह से देखिए मसाला बॉन्ड आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स नाम से ही हमें क्या समझ में आ रहा है कि एनवायरमेंट के रिस्पेक्टिव में होगा ये। सो इट इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मेनली फॉर द सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट एंड यूज फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट लाइक मतलब इन्वायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए इन ग्रीन बॉन्ड्स को यहाँ पर इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज जीरो कूपन बॉन्ड, जहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता और ये डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कमर्शियल बिल्स की हमने बात की थी, ये इशू किए गए थे 1 लाख रुपीज के प्राइस पर, लेकिन बैंक्स ने जो कंपनी थी उन्हें पैसे कितने दिए थे? 98,000। तो ये जब वापस 98,000 के बदले में इस बॉन्ड को बेचने जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा? 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से देखिए जो वैल्यू होती है फेस वैल्यू, दिस फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट विच वी परचेस। सो जो इंटरेस्ट होता है इस फेस वैल्यू के अंदर वो काउंट हो जाता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिला होता है, इसलिए हम इसे जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये जो डिस्काउंट पे हमें बॉन्ड खरीदने को मिलते हैं दैट इज द इंटरेस्ट वी आर गेटिंग एट द फाइनलाइज प्राइस। ओके, सो इस तरह से दिस इज अ जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल बॉन्ड। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफी ज्यादा न्यूज में थे। जैसे बीजेपी ने इस बॉन्ड का काफी अच्छे से यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में थे। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसने भी इस इशू को हाईलाइट किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स शुड बी ट्रांसपेरेंट। मतलब देखिए जो एसबीआई थी, एसबीआई इन्हें इशू कर रहा था और इनमें फंडिंग किस तरह से आ रही है, कहाँ से आ रही थी, ये वो बता ही नहीं पा रहे थे कि किस तरह से फंडिंग आ रही है। जो ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी वो रख नहीं पा रहे थे। सो इसलिए यहाँ पर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दीज आर यूज फॉर फंडिंग पर्पज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2018। ओके, नेक्स्ट इज श्योरिटी बॉन्ड। सो श्योरिटी बॉन्ड्स में क्या होता है, यहाँ पर लीगल बैकिंग प्रोवाइड की जाती है विथ रिटर्न एग्रीमेंट। देखिए रिटर्न एग्रीमेंट भी है, उसके साथ लीगल बैकिंग प्रोवाइड की जाती है। अब अगर अनदर पार्टी ने ये बॉन्ड्स के एग्रीमेंट को अगर फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलता है। सो इट इज एन रिटर्न एग्रीमेंट दैट गारंटीज दैट द अनदर पार्टी विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। सो इसलिए ये थोड़ा सिक्योर्ड बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। सो श्योरिटी बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड। अब ये कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड क्या होता है? इट प्रोवाइड द इंश्योरेंस लिंक सिक्योरिटीज that need to be transferred the specified set of risks from the sponsor to investor। जो रिस्क होता है वो स्पॉन्सर से इन्वेस्टर तक यहाँ पर पहुंचाया जाता है। ओके, सो इट इज एन इंश्योरेंस लिंक सिक्योरिटीज, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? दीज आर हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेप्ट सिक्योरिटीज। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाम से हमें क्या पता चल रहा है? दैट दे कैन बी कन्वर्टेड आइदर इनटू इक्विटी और डेप्ट और कैन बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड और शेयर्स। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कन्वर्टेड शेयर्स है उन्हें क्या किया जाएगा? एग्री किया जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर जो आपने कहे होंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी शेयर और कैश। इस तरह से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आपको कैश में कन्वर्ट करना है या फिर शेयर्स में। ओके, तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज अबाउट FCCBs, दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड।
अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी। अब मैं रुपी में यहाँ पर बॉन्ड को इशू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डॉलर में बॉन्ड को इशू करना होगा तो मैं इस फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं फंड रेज कर सकता हूँ इन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट करेंसी फ्रॉम माई होम करेंसी। जैसे मेरी होम करेंसी क्या है, रुपी है, और मुझे डॉलर में यहाँ पर बॉन्ड इशू करना है तो मैं इस फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज अबाउट वारंट्स। वारंट्स क्या होता है, these are the security that entitles the shareholder should buy or sell the stock, typically the stock of the issuing company at a fixed price, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट वारंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अबाउट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, दीज आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स सेट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट डिराइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट और ग्रुप ऑफ असेट। मतलब देखिए इनके बैकिंग में असेट और ग्रुप ऑफ असेट प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ये क्या होता है, दीज आर द स्टैंडर्ड एग्रीमेंट टू बाय और सेल एनी असेट एट अ सेट प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर। जैसे मैंने कल के 20 रुपए के प्राइस पे मुझे अगर फ्यूचर्स को बाय करना है तो मैं क्या कहूँगा, अभी ही एग्रीमेंट कर लूंगा कि कल मुझे 20 रुपए में 11:30 पर फ्यूचर्स को बाय करना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। उसी तरह से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, they represent the right to buy or sell. So when I have purchased them, so it is my right to buy or sell the financial product at an agreed price upon specific period or time. Okay, specific period of time. So मेरा right है कि मैं buy करूँ या sell करूँ in the option contract. Next is about the forward contracts. तो यहाँ पर क्या होगा, it is a customizable agreement between two parties to buy or sell asset एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। मतलब कल में, मतलब परसों में देखिए अगर वो 20 से बढ़कर 40 हो रहा होगा तो मैं आज ही उसे यहाँ पर बाय या सेल कर सकता हूँ। तो ये एग्रीमेंट किया जाएगा बिटवीन मी एज अ बायर एंड द सेलर। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट स्वैप्स। स्वैप्स क्या होते हैं, दिस आर द एक्सचेंज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट मेक्स प्रॉमिस टू विथ एन एस्टेब्लिश फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट। ओके, यहाँ पर सीरीज ऑफ पेमेंट किए जाएंगे और यहाँ पर एक्सचेंज एग्रीमेंट होता है। ओके, इन एन एक्सचेंज ऑफ रिसीविंग अनदर सेट ऑफ पेमेंट। जैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, आपको किसी और से पेमेंट आएगी। यहाँ पर देखिए सीरीज ऑफ पेमेंट यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रही है तो यहाँ पर एग्रीमेंट हो जाएगा आपके और मेरे में, और आपके और आपको जिस थर्ड पर्सन से यहाँ पर पैसे आते होंगे उनके बीच में, तो इसे हम स्वैप कहेंगे। सो इट इज एन एक्सचेंज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट प्रॉमिस टू मेक पेमेंट with an established frequency of series of payment in exchange of receiving another set of payment from another party. अब नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज अबाउट द पूल्ड एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सच एज रियल एस्टेट, हेज फंड। ओके, इट प्रोवाइड डायरेक्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट इन्वॉल्व ऑफन हाइयर रिस्क एंड लोअर लिक्विडिटी। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स देख सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, रेट्स इन्वेस्ट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेंचर कैपिटल। सो ऑल दीज आर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन व्हीकल दैट पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट देम इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ओके, जैसे आपने म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ऐड देखोगे तो वहां पर वो क्या बताते हैं कि वी आर हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जहां पर आपको इक्विटी, डेब्ट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड दैट होल्ड बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक, बॉन्ड। ओके, स्टॉक और बॉन्ड इस तरह के बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अवेलेबल होती है। रेट्स काय में डील करता है, रियल एस्टेट में। InvITs is about is the investment vehicle that allow the investor to invest in infrastructure project. REITs is in investment in real estate, और जो InvITs है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट इज अबाउट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये क्या है, it is an investment vehicle that is privately pooled and invested in alternate asset such as venture capital, private equity, hedge fund, commodity, real estate and derivatives. अब आपको लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं। सो ये सारे जो मैंने बताए हैं दीज आर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्या क्या, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड, कमोडिटीज, रियल एस्टेट एंड डेरिवेटिव्स, दीज ऑल आर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या है, a form of private equity that equity funding that generally provided to startup and a company showing significant growth. ओके, जहां पर हमें स्टार्टअप देखने को मिलते हैं कि अच्छा ये स्टार्टअप आगे जाके अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो वहां पर हम इस वेंचर कैपिटल, मतलब जो वेंचर कैपिटल होते हैं वो उनमें यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग द ग्लोबल और इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमें एडीआर दैट इज
अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और जीडीआर जैसे इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे. सो दीज आर इशूड बाय यूएस डिपॉजिटरी बैंक and offer in and the offer to investor in US to invest in foreign companies and are traded in US stock exchange. मतलब क्या होता है, यूएस की जो बैंक होती है वो जो यूएस की इन्वेस्टर होती है उन्हें यहाँ पर ऑफर देती है कि आप फॉरेन करेंसी में फॉरेन कंपनीज में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो एंड दिस ट्रेडिंग इज डन इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट जीडीआर. जीडीआर जिस तरह से एडीआर था अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसी तरह से ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है. Also known as International Depository Receipt, is a certificate issued by depository bank which purchase the share of foreign companies and deposit it in their account. सो नेक्स्ट हम देखेंगे आईडीआर के बारे में. आईडीआर क्या होता है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. सो इट इज एन ग्रुपली डिनोमिनेटेड स्पेशलाइज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किए जाते हैं बाय द फॉरेन फर्म टू रेज मनी फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर. मतलब फॉरेन फर्म इसे यूज करते हैं टू रेज मनी फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी नोट. तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या होते हैं? दीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय फॉरेन इन्वेस्टर हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, हु आर not registered with SEBI and want to invest in Indian stock derivative and debt without direct registration. Okay, जिनका registration नहीं हुआ है SEBI के साथ but they want to invest in Indian stock derivative और debt. So यहाँ पर वो participatory notes को issue मतलब यहाँ पर वो participatory notes का यहाँ पर सहारा ले सकते हैं. Okay, so this was regarding to the instrument of capital market. अब चलिए next हम देखते हैं about मीन्स ऑफ रेजिंग फंड इन प्राइमरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट में देखिए आईपीओ और एफपीओ इन दो मीन्स से यहाँ पर आप फंड रेज कर सकते हो. आईपीओ क्या होता है? इट इज फॉर द अनलिस्टेड कंपनी ऑफर फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग शेयर ओके टू पब्लिक. मतलब पब्लिक के लिए यहाँ पर ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू द प्रोस्पेक्टस. ओके, and next is follow on public offer. So it is given so it is provided by the listed company. Okay, जैसे IPO जो था ये अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन जो FPO है follow on public offer, so it is provided by the listed company as an offer to new or existing securities to the public through an offer document. So इस तरह से देखिए प्राइमरी मार्केट में अगर आपको फंड को रेज करना है then you can raise it through IPO and FPO. अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज रहती है उनको ही हम यहाँ पर ट्रेड कर दे. जैसे सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय वन इन्वेस्टर एंड इट कैन बी परचेस्ड बाय अनदर. और जो प्राइसेस रहते हैं इन सिक्योरिटीज के दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट. सो इस तरह से देखिए सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं. अब सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश ऑन 12 अप्रैल 1988. अब यहाँ पर स्टैट्यूटरी स्टेटस भी इसे मिल चुका है इन 1992 थ्रू सेबी एक्ट ऑफ 1992 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 30 जनवरी 1992. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग सेबी. अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. ओके, इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई एंड इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये आपको ध्यान में रखना है कि एनएसडीएल जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एंड इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. इसका रेगुलेशन कौन करता है? सेबी. नेक्स्ट एनएसडीएल डील्स विथ स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर एंड म्यूचुअल फंड. ये भी आपको ध्यान में रखना है बिकॉज देखिए ये ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो पूछे जा सकते हैं कि एनएसडीएल डील्स विथ, यहाँ पर बता दिया जाएगा स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी. ओके, सो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और जिसमें से आपको पिक करना पड़ेगा. तो एनएसडीएल डील किसके साथ करता है? स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर एंड म्यूचुअल फंड. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के साथ भी ये डील करता है, ऐसा कहा जाएगा. तो करता है या नहीं करता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. उसी के साथ देखिए ये जो 5 नाम बताए गए हैं इनको आपको याद रखना है. अब लॉज कौन से हमारे पास जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं. सो फर्स्ट इज कंपनीज एक्ट ऑफ 2030, सेकंड इज सेबी एक्ट ऑफ 1992, नेक्स्ट सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 एंड डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996. सो दीज आर द लॉज थ्रू विच मार्केट इज गवर्न. अब हम देखते हैं बॉन्ड और यील्ड ये क्या होता है. देखिए बॉन्ड तो हमने देखा इट इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वेयर इन्वेस्टर गेट लोन मनी. ओके, मतलब यहाँ पर देखिए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड जो एक लोन की तरह प्रोवाइड किया जाता है either to government or corporate for a set or fixed time period at a fixed interest rate. Okay, अब yield क्या होता है? It is the effective percentage of return that an investor will get on bond based on the current market price. मतलब current market price के हिसाब से आपको क्या रिटर्न मिलेगा उसे हम yield कहते हैं. अब देखिए
जो रिलेशनशिप होती है बॉन्ड और यील्ड के बीच में, ये हमेशा इन्वर्स होती है। जैसे देखिए, अगर बॉन्ड के प्राइसेस यहाँ पर बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो क्या होगा, आपको यील्ड कम मिलेगी। और अगर बॉन्ड के प्राइसेस घट गए तो आपको क्या मिलेगा, यील्ड ज्यादा मिलेगी। ओके, सो आपको ये डायरेक्टली यही ध्यान में रखिए कि अगर when bond prices will go up, yield will go down and vice versa, मतलब बॉन्ड के प्राइस बढ़े तो यील्ड कम होगी, और अगर यील्ड बॉन्ड के प्राइसेस कम हो गए तो यील्ड बढ़ेगी। अब ये किस तरह से होता है, देखिए, तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर आपने 1000 रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट किए बॉन्ड में, ओके, 1000 रुपीज यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किए बॉन्ड में, जहां पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है ऑफ अराउंड 50 रुपीज। ओके, 5% मतलब 50 रुपीज आ जाएगा। सो इन कंडीशन वन, इफ द मार्केट रेट इंक्रीज, अब ये तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर होते हैं। अब मार्केट रेट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, जो यील्ड प्रोवाइड की जा रही है इट विल ऑल्सो इंक्रीज, सो इट विल बी 10%। तो जो नया बॉन्ड है वो नया बॉन्ड यील्ड या फिर रिटर्न कितना प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 100 रुपीज। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा पुराना बॉन्ड था विच वॉज हैविंग 5% रिटर्न इज बीइंग लेस कॉम्पिटिटिव। ओके, ये लेस कॉम्पिटिटिव हो गया, लेस अट्रैक्टिव हो गया टू द इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर किसे बाय करने का प्रेफर करेंगे, फॉर द बॉन्ड विच इज गिविंग 10% रिटर्न। सो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें कि नया बॉन्ड अट्रैक्टिव हो गया और पुराना बॉन्ड यहाँ पर लेस अट्रैक्टिव हो गया है। अब अगर हमें इस पुराने बॉन्ड को, जो 1000 रुपीज का बॉन्ड था, अगर हमें इसे अट्रैक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या होगा, हमने डिमांड और सप्लाई में पढ़ा था ना, इफ प्राइसेस विल इंक्रीज देन डिमांड विल डिक्रीज, एंड इफ द प्राइसेस विल डिक्रीज द डिमांड विल इंक्रीज। तो इस तरह से ये डिमांड और सप्लाई का लॉ जो होता है वो यहाँ पर वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर हमने ज्यादा प्राइसेस देखे और यील्ड जो रिटर्न है वो कम देखा, तो तो उसके कारण क्या होगा, तो जो जो उसके कारण क्या हुआ है, जो पुराने बॉन्ड है दे हैव बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, और जो नए बॉन्ड है वो अच्छा रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 10%, विच इज अराउंड 100 रुपीज। सो ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। अगर हमें यहाँ पर हमारे बॉन्ड को कॉम्पिटिटिव करना है, हमें हमारे बॉन्ड को अच्छे तरह से परफॉर्म करने लगाना है, देन व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ बॉन्ड, जिसके कारण क्या होगा, यील्ड यहाँ पर अच्छी आएगी। मतलब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, व्हेन द प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड विल रिड्यूस वी विल गेट हायर यील्ड। मतलब क्या, व्हेन द प्राइसेस विल डिक्रीज द यील्ड विल इंक्रीज। अब हम रिवर्स सिचुएशन में देख लेते हैं, जैसे मार्केट रेट डिक्रीज हो गया, जैसे जो रिटर्न मिलता है हमें, इंटरेस्ट रेट मिलता है, दैट इज अराउंड 2%। अब यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे हमें, वी विल गेट 20 रुपीज हियर। ओके, when we are trying to invest 1000 रुपीज, when we are trying to invest 1000 रुपीज, तो उसके ऊपर से हमें 20 रुपीज का रिटर्न मिलेगा। तो क्या ये हमें अट्रैक्टिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसके बदले में तो हमें जो पिछले बॉन्ड थे 500 रुपीज के, वो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बिकॉज दे आर गिविंग अस हाइयर रिटर्न। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी शिफ्ट फ्रॉम न्यू बॉन्ड टू ओल्ड बॉन्ड। अब देखिए, ओल्ड बॉन्ड्स का जो सप्लाई होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि न्यू बॉन्ड न्यू मार्केट रेट के हिसाब से यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब यहाँ पर सप्लाई कम है बॉन्ड का, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। व्हाई, बिकॉज दीज बॉन्ड आर गिविंग गुड रिटर्न। अब ये गुड रिटर्न दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लो, पीपल विल ट्राई टू बाय द ओल्ड बॉन्ड, पीपल विल प्रेफर टू बाय द ओल्ड बॉन्ड विच इज हैविंग एट अ प्राइस ऑफ 500 रुपीज। सो पीपल इसे बाय करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड बढ़ चुकी है। अब ये जब डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, लोग इसका प्रीमियम देने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन मुझे ये बॉन्ड खरीदना है, इस तरह से बात करेंगे, तो लोग इसका प्रीमियम देने को भी तैयार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि मैं 500 का बॉन्ड यहाँ पर खरीदना चाहता हूँ, तो कोई बोलेगा मैं यहाँ पर 600 रुपये दूंगा और आप मुझे ये बॉन्ड दे दीजिए। ओके, तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर प्रीमियम पे करने को भी लोग तैयार होंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ द बॉन्ड विल रिड्यूस। जैसे यहाँ पर 500 से ये फॉर एग्जाम्पल वापस 1000 हो गया, तो यहाँ पर यील्ड क्या हो जाएगा, यील्ड विल डिक्रीज। व्हाई, बिकॉज वी विल गेट लेस रिटर्न ऑन द इंक्रीज प्राइस। ओके, सो इस तरह से देखिए, बॉन्ड के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो यील्ड विल रिड्यूस, एंड बॉन्ड के प्राइसेस अगर घट गए तो क्या होगा, यील्ड विल इंक्रीज। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि बॉन्ड के प्राइसेस घट गए तो यील्ड बढ़ेगी, और बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो यील्ड घटेगी। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। ये तो बस मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बताया ये एग्जांपल के साथ कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस किस तरह से वर्क करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, that is about FDI and FPI, that is foreign direct investment and foreign portfolio investment।
अब यहाँ पर देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और क्या करता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल बिजनेस में यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचता है। एंड मोर देन ही विल ट्राई टू बाय मोर देन 10% ऑफ इक्विटी स्टेक इन एनी एंटरप्राइज। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पर वो मीन्स यहाँ पर जैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में द इन द फिजिकल बिजनेस, ओके, इन द फिजिकल बिजनेस, वैसे ही जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर वो फाइनेंशियल असेट के अंदर इन्वेस्ट करने की सोचता है। अब देखिए इसे हम हॉट मनी भी कहते हैं। वाई वी कॉल्ड इट द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एज हॉट मनी, बिकॉज इट इज हाईली वोलाटाइल, इट इज हाईली वोलाटाइल, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो फाइनेंशियल असेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक स्टॉक, बॉन्ड, ओके, जहाँ पर उनका मकसद क्या होता है कि वो आएंगे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और जो रिटर्न मिलेगा उन्हें, जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो लेकर वो वापस चले जाएंगे। वैसे ही जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखोगे तो यहाँ पर वो फिजिकल बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज स्टेबल एंड सिक्योर्ड, बट एफपीआई इज अनस्टेबल एंड अनसिक्योर्ड, ओके। सो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट सेटलमेंट साइकिल। तो सेटलमेंट साइकिल क्या होते हैं, दीज आर द टाइम फ्रेम फॉर फाइनलाइजिंग द स्टॉक मार्केट ट्रेड एंड ऑफिशियली ट्रांसफरिंग द शेयर और फंड बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पर देखिए हमें T+1 साइकिल देखने को मिलती है, मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ उसके अगले दिन आपके डीमैट अकाउंट में आपने जो भी परचेस किया है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब जो सेबी है उसने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है T+0 साइकिल, मतलब जिस दिन आपने ट्रेड किया है उसी दिन आपके डीमैट अकाउंट में जो भी आपने बाय किया है या फिर सेल किया है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो करंटली वी आर शिफ्टिंग टू द T+0 साइकिल एंड इट इज इंट्रोड्यूस बाय सेबी। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसे इंट्रोड्यूस किया है, सेबी ने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट शॉर्ट सेलिंग। अब ये जो शॉर्ट सेलिंग है, इस शॉर्ट सेलिंग में पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जैसे आई विल ट्राई टू सेल द शेयर्स विच आई डोंट ओन। यहाँ पर क्या किया जाएगा, बोरिंग ऑफ शेयर्स विच आई एम नॉट ओनिंग एंड आई विल ट्राई टू सेल देम एट हायर प्राइस, जिसके कारण क्या होगा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी मार्केट में और बाकी लोग भी जो है वो सेल करने की सोचेंगे, जिसके कारण मार्केट यहाँ पर गिर जाएगा। अब मार्केट जब गिर जाएगा देन हाउ विल आई अर्न प्रॉफिट, आई विल अर्न प्रॉफिट बाय बाइंग दिस शेयर एट द लो प्राइस। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो शेयर नहीं थे, मैंने क्या किया, यहाँ पर बोरो किया उन्हें और कहा कि मैं इसे हायर प्राइस पर सेल कर रहा हूँ। अब मैंने फटाफट यहाँ पर सेलिंग शुरू कर दी। अब मुझे, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स थे, तो मैंने जैसे ही शेयर सेल करना शुरू कर दिया तो लोगों को क्या दिखा, यहाँ पर सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब सेलिंग का वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करने की सोचेंगे। वाई, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ पैनिक सिचुएशन इन द मार्केट। अब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, लोगों ने यहाँ पर सेल करने की सोचा, तो जो मार्केट है इट विल फॉल, मार्केट विल फॉल, जिसके कारण क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर। अब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट सेलिंग करने के बाद प्रॉफिट कमाने के लिए मैं इन लेस प्राइस वाले शेयर को, जो मतलब शेयर के प्राइसेस गिर चुके हैं, आई विल ट्राई टू बाय देम एट लो एंड अगेन आई विल सेल देम एट हाई, ओके। तो मैं यहाँ पर लो पर उन्हें बाय करूंगा और फिर से यहाँ पर उन्हें सेल बैक करूंगा व्हेन दे आर एट हायर प्राइसेस। तो इस तरह से देखिए ये शॉर्ट सेलिंग मैकेनिज्म वर्क करता है। इट इज अ मैकेनिज्म वेयर यू डोंट ओन एनी शेयर। आप क्या करते हो, बोरो करते हो और उसे हायर प्राइस पे बेचने की बात करते हो, जिससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मार्केट में एंड मार्केट फॉल करता है और उसे आप क्या करते हो, लो प्राइसेस पर बाय करते हो और वापस हायर प्राइसेस पर सेल करते हो। सो इस मैकेनिज्म को कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इट इज अ सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म allowing the non-profit organization and social enterprises to raise public capital for social welfare project, okay। so social welfare project के लिए इस social stock exchange का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग द एंजल टैक्स। एंजल टैक्स किसके ऊपर लगता है, फॉर अनलिस्टेड स्टार्टअप व्हेन दे ट्राई टू रेज द कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स फ्रॉम द हायर प्राइस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से हायर प्राइस पर आप आपके शेयर्स को इशू कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एंजल टैक्स यहाँ पर लगेगा। अब करंट सिचुएशन में देखिए यूनियन बजट 24-25 के हिसाब से कोई एंजल टैक्स यहाँ पर लगेगा नहीं, एंजल टैक्स को रिमूव कर दिया गया है, ओके। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग असेट। सो नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होते हैं, विच हैज रिमेन ओवर ड्यू, मतलब जिनकी पेमेंट प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुई फॉर 90 डेज और मोर। जिनकी प्रिंसिपल, जिन लोन्स की प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुई है फॉर 90 डेज और मोर, तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे। अब देखिए
अगर हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहे तो क्या होगा, उससे बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो गिर जाएगी, बिकॉज बैंक्स के जो पैसे हैं वो फालतू में चले जाएंगे और लो वर्दी लो वर्दी लोन्स, ओके, जो लोन्स कोई काम के नहीं है, जिनसे उनको कोई रिटर्न नहीं आ रहा, उनके ऊपर वो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करके बैठेंगे, जिसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब इसे ही एड्रेस करने के लिए नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यहाँ पर बनाया गया है। ये क्या करेगा, इन नॉन परफॉर्मिंग असेट को यहाँ पर बाय बैक करेगा। इट एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैक्ड बैड बैंक created to acquire large legacy of non-performing asset over 500 crore from the commercial bank to quickly clean up their balance sheet। जो बैंक्स के बैलेंस शीट होते हैं उन्हें क्लीन अप करने के लिए इस नॉन जो NARCL है, ये बैड लोन्स जो कि अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं इन्हें बाय बैक करता है। अब ये किस तरह से वर्क करता है, ये पे करता है 15% ऑफ अप फ्रंट इन द कैश एंड रिमेनिंग जो 85% होता है ऑफ द टोटल अमाउंट, it is put in the security receipt which are backed by sovereign government guarantee। ओके, सोवेरन गवर्नमेंट गारंटी के द्वारा इसे, सोवेरन जो बॉन्ड्स रहते हैं इसके द्वारा इसे बैकअप किया जाता है। सो 15% जो होता है वो अपफ्रंट दिया जाता है, 15% इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड जो रिमेनिंग 85% है इट इज बैक बाय गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये वर्क करती है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो पार्टनरशिप है इट इज विथ इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ओके, so it is a private sector led entity that handles the actual market resolution and liquidation of this distressed asset। okay, so इस तरह से देखिए ये नॉन परफॉर्मिंग असेट को एक परफॉर्मिंग असेट में बनाने का काम करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गए होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इन लेक्चर्स में दी वो सारी आपको याद हो गई होगी। अब चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।